नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी मेरे मामा जी के दोस्त ने भेजी है। उनका नाम रूपन है। तो चलिए अब ये कहानी रूपन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार, मैं रूपन हूं। उम्र तो अब 50 के पार है, पर दिमाग में आज भी वो गर्मियों की रातें ताजा हैं। लोग कहते हैं ना कि बचपन की घटनाएं कभी नहीं भूलते। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में पला बढ़ा हूं। हमारा गांव देखने में कितना सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, गन्ने के बाड़े, गूलर के पेड़ और बीच में वो पुराना पीपल। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक काला सच छिपा था, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। आज मैं आपको उन दिनों की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जब मैं महज 10-11 साल का था। उस उम्र में बच्चे परियों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन मैंने उस गर्मी में एक ऐसी असली डरावनी कहानी जी, जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। और इस डरावनी कहानी के बीच कई प्यार की कहानियां भी थीं। मेरे ताऊजी के बेटे भोला और पड़ोस के गांव की मुनिया की, चंपा चाचा और चंपा चाची की, और भी कई पति पत्नी के बीच के वो पल, जो इस डर के माहौल में भी खिलते रहे। ये कहानी है उस तांत्रिक की, जिसका नाम था झमनिया। और ये कहानी है हमारे गांव की उन औरतों की, जो उसकी गंदी नजरों से त्रस्त थीं। मैं वो सब अपनी आंखों से देख रहा था, अपने कानों से सुन रहा था। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूं उन गर्मियों की रातों में, जब चांद भी डर कर बादलों में छिप जाता था। हमारा गांव रामपुर बहुत बड़ा नहीं था, कोई 200-300 घर होंगे। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। गांव में शांति थी, लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे। लेकिन हर गांव की तरह हमारे गांव में भी कुछ अजीबोगरीब किरदार थे। उनमें से एक था झमनिया। झमनिया गांव में कब आया, किसी को ठीक से याद नहीं। बुजुर्ग बताते थे कि करीब 10 साल पहले वो कहीं से आकर गांव के बाहर झाड़ियों के पास एक झोंपड़ा बनाकर रहने लगा। वो तांत्रिक था, झाड़ फूंक करता था। लोग डर के मारे उसके पास जाते भी थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जो देखने वाले को बेचैन कर देती। मैं उसे अक्सर देखता था। लंबा दुबला पतला सा, काले कपड़े पहने, सिर पर झटाए लपेटे और हाथ में हमेशा एक लोहे का त्रिशूल। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो किसी शिकारी जानवर की हों। वो दिन भर यूं ही घूमता रहता, और जब भी कोई औरत या लड़की दिखती, उसे ऐसे घूरता जैसे उसे खा जाएगा। मेरी अम्मा माँ कहती थीं, रूपण, उस झमनिया की तरफ मत देखो, उसकी नजर बुरी है। मैं समझता नहीं था कि नजर बुरी कैसे हो सकती है, लेकिन जब वो मुझे देखता तो मैं भी डर जाता था। मेरे ताऊ जी के बेटे भोला की उम्र तब 18 साल के करीब रही होगी। वो बहुत सीधा सादा लड़का था, गेहुआ रंग, लंबा कद्दावर और बहुत मेहनती। खेतों में हल चलाता, फसल काटता और शाम को गांव के बाहर गूलर के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता। उसी गूलर के पेड़ के पास से एक रास्ता पड़ोस के गांव सोनपुर को जाता था। सोनपुर में एक लड़की रहती थी, मुनिया। उसके बापू के हमारे गांव में खेत थे, तो वो अक्सर आती जाती रहती थी। मुनिया देखने में बिल्कुल परी जैसी थी। गोरा रंग, लंबे घने बाल और आंखें ऐसी मानो कोई मछली तैर रही हो। एक दिन भोला गूलर के नीचे बांसुरी बजा रहा था। मुनिया उधर से गुजरी। बांसुरी की धुन सुनकर वो ठिठक गई। उसने देखा भोला की तरफ, भोला ने देखा उसकी तरफ। बस फिर क्या था, दोनों की नजरें मिल गईं। मुनिया शर्मा गई और आंखें फेर ली, लेकिन भोला की बांसुरी की धुन उसके कानों में बस गई। उसके बाद से रोज शाम को भोला गूलर के नीचे बांसुरी बजाने लगा और मुनिया रोज उधर से गुजरने लगी। पहले तो बस नजरें मिलती, फिर धीरे धीरे मुस्कुराहटें बढ़ने लगीं। एक दिन भोला ने हिम्मत की और बोल पड़ा, तुम्हारा नाम क्या है? मुनिया शर्मा गई, पर बोली, मुनिया। मुनिया, बहुत सुंदर नाम है, और तुम भी बहुत सुंदर हो। मुनिया के गाल गुलाबी हो गए। वो कुछ न बोली, बस मुस्कुराकर चली गई। लेकिन उस मुस्कान ने भोला का दिन बना दिया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अब वो गूलर के नीचे घंटों बैठते, बातें करते। भोला उसे बांसुरी बजाकर सुनाता, मुनिया उसे खेतों के किस्से सुनाती। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस साल गर्मी ऐसी पड़ी कि लोग तड़प उठे। दिन में धूप इतनी तेज कि दोपहर में कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता था। रातें भी ऐसी उमस भरी कि घर के अंदर सोना नामुमकिन था। छप्पर वाले घरों में तो हालत और खराब। सब लोग अपने आंगन में, खेतों की मेड़ पर या छतों पर चारपाइयां डालकर सोते थे। शुरू शुरू में तो यह बहुत अच्छा लगता था।
बच्चे इकट्ठे होते, तारे गिनते, बड़े बतियाते। औरतें अपने अपने आंगन में चारपाइयां बिछाकर बच्चों को सुलाती और आपस में गपशप करती। चांदनी रातों में तो गांव की शोभा ही निराली होती थी। और इन्हीं चांदनी रातों में पति पत्नी के बीच प्यार के भी पल होते थे। जब गांव सो जाता था तो कई घरों में पति पत्नी आंगन में चारपाई पर लेटे धीमी आवाज में बातें करते, कभी हंसते, कभी एक दूसरे के करीब आते। गर्मियों की रातों में शरीरों की गर्मी और भी करीब लाती थी। मेरे बाबूजी और अम्मा भी ऐसा ही करते थे। एक रात मैंने देखा, अम्मा बाबूजी की बाहों में सिर रखे सो रही थीं। बाबूजी धीरे धीरे उनके बालों में हाथ फेर रहे थे। फिर उन्होंने अम्मा के माथे पर एक प्यार भरा चूमा लिया। अम्मा की आंख खुल गई, वो मुस्कुराईं और बाबूजी के ओर करीब आ गईं। फिर दोनों धीमी आवाज में बातें करने लगे। मैं बच्चा था लेकिन मैं समझ गया था कि ये प्यार के पल हैं। भोला और मुनिया भी इन रातों का फायदा उठाते। अब गर्मियां थीं तो सब बाहर सोते थे। भोला और मुनिया भी रात में चुपके से मिलते। गांव से थोड़ी दूर गन्ने के खेत थे, वहां दोनों मिलते, घंटों बैठते, बातें करते। कभी कभी तो रात भर वहीं रहते। एक रात मैं भी संयोग से उधर गया था। मैंने देखा, भोला और मुनिया गन्ने के खेत में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। भोला ने मुनिया का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से उसकी उंगलियां सहलाने लगा। मुनिया ने आंखें बंद कर लीं और उसके कंधे पर सिर रख दिया। भोला ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। फिर धीरे धीरे उनके बीच प्यार के वो पल आए जो सिर्फ दो प्यार करने वालों के बीच होते हैं। भोला ने मुनिया के गालों को सहलाया, उसकी आंखों में देखा और फिर उसके होठों पर एक प्यार भरा चूमा लिया। मुनिया की सांसें तेज हो गईं, वो भोला से और चिपक गई। उस रात वहां उस पेड़ के नीचे दोनों ने एक दूसरे को पूरा प्यार दिया। मैं छोटा था लेकिन मैं समझ गया था कि ये प्यार है। ये वही प्यार है जिसके बारे में बड़े लोग बातें करते हैं। चंपा चाची हमारी पड़ोस में रहती थीं। उनकी उम्र तब 25-26 साल रही होगी। बहुत सुंदर थीं चंपा चाची, सांवला रंग, पर चेहरा ऐसा दमकता था जैसे कोई फूल। उनके पति चंपा चाचा बहुत सीधे साधे इंसान थे। दिन भर खेत में काम करते, शाम को घर आते तो चंपा चाची उनका इंतजार करती। उन दोनों का प्यार देखते ही बनता था। चंपा चाचा जब भी खेत से लौटते, चंपा चाची उनके लिए पानी लेकर खड़ी होती, उनके पांव धोती और फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते। रात को जब सब सो जाते तो चंपा चाची और चंपा चाचा अपने आंगन में चारपाई पर लेटे धीमी आवाज में बातें करते। एक रात मैं जाग गया था। गर्मी बहुत थी। मैंने देखा, चंपा चाची और चंपा चाचा अपने आंगन में चारपाई पर लेटे थे। चांद की रोशनी उन पर पड़ रही थी। चंपा चाचा ने चंपा चाची का हाथ पकड़ा और धीरे से अपने होठों से लगा लिया। चंपा चाची शर्मा गईं पर मुस्कुरा दी। चंपा चाचा बोले, चंपा, तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर लगती हो इस चांदनी में। चंपा चाची ने आंखें नीची कर ली। तुम तो हर रोज नए नए बहाने बनाते हो। बहाने नहीं, सच कहता हूं, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना ये गांव, ये खेत, ये सब सूना है। चंपा चाची उनके और करीब आ गई और उनके सीने पर सिर रख दिया। चंपा चाचा ने उनके बालों में हाथ फेरा और धीरे धीरे उनकी पीठ सहलाने लगे। फिर उन्होंने चंपा चाची के माथे पर चूमा और फिर उनके होठों पर। वो चूमा बहुत देर तक रहा, जैसे दोनों एक दूसरे में खो गए हों। उस रात उनके बीच प्यार के वो पल आए जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होते हैं। चंपा चाची की हल्की सी आहें, चंपा चाचा की गहरी सांसें और चारों तरफ फैली चांदनी, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। मैंने आंखें मूंद लीं और सोने की कोशिश की, लेकिन उनकी खुशी की आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहीं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक सच्चाई थी। गांव की औरतें इस दौरान सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती थीं और इसी असुरक्षा का फायदा उठाने के लिए झमनिया की नजरें और भी शिकारी हो गई थीं। अब वो पहले से ज्यादा घूमता। दिन में वो कुएं पर जाता जहां औरतें पानी भरती थीं। वहां खड़ा होकर वो एक एक औरत को ऐसे देखता जैसे उनके कपड़ों के पार देख रहा हो। औरतें उसे देखते ही सहम जाती, जल्दी से घड़ा भरकर वहां से हट जाती। अगर कोई अकेली होती तो वो मुस्कुराता, एक अजीब सी गंदी मुस्कान। लेकिन सबसे बुरी बात वो करता था जब औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती थीं। गांव में औरतें अपने आंगन में या दरवाजे पर बैठकर बच्चों को दूध पिलाती थीं। वो पल बहुत पवित्र होता था, माँ और बच्चे के बीच का अनमोल रिश्ता। लेकिन झमनिया उस पल को भी गंदी नजरों से देखता। वो कहीं छिपकर बैठ जाता, किसी पेड़ के पीछे,
किसी झाड़ी में या किसी खाली घर की दीवार की ओट में, और औरतों को बच्चे को दूध पिलाते हुए देखता रहता। उसकी आंखें उनके खुले बदन पर टिक जाती और वो घंटों वहीं छिपा रहता। एक दिन हमारी पड़ोस की गुड्डी चाची अपने आंगन में बैठी अपने 6 महीने के बच्चे को दूध पिला रही थी। उन्हें नहीं पता था कि पीछे की गली में झमनिया छिपकर उन्हें देख रहा है। अचानक गुड्डी चाची ने नजर उठाई तो उनकी नजर झमनिया से जा टकराई। वो बुरी तरह चीखीं और जल्दी से अपने कपड़े समेटकर अंदर भाग गईं। उसके बाद से औरतें बच्चों को दूध पिलाते समय भी डरने लगीं। वे घर के अंदर जाकर दूध पिलाती, दरवाजे बंद कर लेती। लेकिन झमनिया को कहाँ चैन था। वो अब घरों की खिड़कियों में झांकने लगा, दरारों से देखने लगा। मेरी अम्मा ने एक दिन बाबूजी से कहा, ये झमनिया तो हद कर रहा है। अब तो औरतें अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकती, बेखौफ होकर। कब तक घरों में कैद रहेंगी? बाबूजी ने सिर हिलाया पर कुछ नहीं बोले। सब डरे हुए थे। भाग 6। झमनिया की नजर मुनिया पर। एक दिन मैं अपनी अम्मा के साथ कुएं पर गया था। वहां मुनिया भी पानी भर रही थी। झमनिया दूर खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी नजरें मुनिया पर ऐसे टिकी थीं जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखता है। मुनिया का हाथ कांप गया पर उसने हिम्मत न हारी। उसने घड़ा भरा और सीधे भोला की तरफ देखा, जो पास ही खेत में काम कर रहा था। भोला ने सब देख लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा था पर वो कुछ न कर सका। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, देखा बेटा, इसकी नजर में कितना जहर है। अब इसकी नजर मुनिया पर है। भगवान उसकी रक्षा करे। उस दिन के बाद से अम्मा ने मुझे कभी अकेले कुएं पर नहीं भेजा। लेकिन झमनिया तो और बेखौफ हो गया। अब वो रोज मुनिया के घर के आसपास मंडराता। जब भी मुनिया बाहर निकलती वो उसे घूरता। एक दिन वो मुनिया के घर के पीछे झाड़ियों में छिप गया, जहां मुनिया अक्सर बैठा करती थी। मुनिया वहां बैठी कुछ सोच रही थी। तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने घूमकर देखा तो झमनिया झाड़ियों में छिपा उसे ताक रहा था। वो चीख पड़ी और भागकर अंदर चली गई। भोला को जब पता चला तो उसका खून खौल उठा। एक दिन उसने झमनिया का सामना किया। क्यों देखता है तू मुनिया को? अगर एक बार फिर तुझे उसकी तरफ देखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। झमनिया बस मुस्कुराया, एक गंदी खतरनाक मुस्कान। बहुत प्यार करता है उससे, देखते हैं कितनी देर कर पाता है। मुनिया मेरी होगी एक ना एक दिन। उस रात भोला बहुत परेशान था। उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। गर्मियां बीत रही थीं, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लोग रात को सोने के लिए तरस जाते थे। तभी एक रात वो हादसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। उस रात चांद नहीं था। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ न सूझे। लेकिन उस दिन चंपा चाचा खेत से जल्दी लौट आए थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। रात को खाना खाकर वे आंगन में चारपाई पर लेटे थे। चंपा चाची उनके बगल में लेटी थी। चंपा चाचा ने चंपा चाची का हाथ पकड़ा और बोले, चंपा, आज बहुत थक गया हूं। तुम जरा अपने हाथों से मेरा सिर दबा दो। चंपा चाची उठकर बैठ गईं और धीरे धीरे उनके सिर पर हाथ फेरने लगी। चंपा चाचा ने आंखें बंद कर लीं और सुकून की सांस ली। फिर उन्होंने चंपा चाची का हाथ पकड़ा और अपने होठों से लगा लिया। चंपा, तुम्हारा हाथ बहुत मुलायम है। तुम्हारा स्पर्श सब दर्द भुला देता है। चंपा चाची शर्मा गईं। तुम तो हमेशा ऐसा ही कहते हो। हमेशा सच कहता हूं। तुम मेरी जान हो चंपा। चंपा चाची उनके पास लेट गईं और उनके सीने से लग गईं। चंपा चाचा ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उनकी पीठ सहलाने लगे। फिर उन्होंने चंपा चाची के माथे पर चूमा, उनकी आंखों पर, उनके गालों पर और फिर उनके होठों पर। वो चूमा बहुत गहरा था, बहुत प्यार भरा। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ पति पत्नी के बीच होता है। चांदनी नहीं थी, पर उनके प्यार की रोशनी ने उस अंधेरी रात को रोशन कर दिया। चंपा चाची की हल्की सी हंसी, चंपा चाचा की गहरी सांसें और दोनों के बीच का वो अनकहा प्यार, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। वे दोनों प्यार के उस सफर में इतने मशगूल थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई उन्हें देख रहा है। झमनिया उस रात भी घूम रहा था। उसने चंपा चाची के घर की दीवार के पास से गुजरते हुए अंदर की आवाजें सुनी। वो रुक गया। उसने दीवार की दरार से झांका और देखा कि चंपा चाची और चंपा चाचा प्यार में मग्न हैं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में विकार जाग उठा। वो कुछ देर वहीं खड़ा देखता रहा, फिर धीरे धीरे वहां से हट गया। लेकिन उसके मन में एक गंदा विचार आया। अगर चंपा चाचा नहीं होते तो आज चंपा चाची उसके साथ होती। वो चला गया, पर उसकी गंदी नजरें चंपा चाची पर टिक गई थीं। कुछ देर बाद जब चंपा चाचा गहरी नींद में सो गए
तो चंपा चाची भी सोने लगी। तभी अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पास है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा एक काली परछाई उनके ऊपर झुकी हुई है। वो झमनिया था। चंपा चाची चीख पड़ी, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। झमनिया ने उनका मुंह दबाने की कोशिश की, लेकिन तब तक चंपा चाचा जाग चुके थे। उन्होंने झमनिया को देखा और उस पर झपट पड़े, लेकिन झमनिया ने उन्हें धक्का दे दिया और भाग गया। चंपा चाची बुरी तरह कांप रही थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे, बदन पर खरोंचें थीं। चंपा चाचा उन्हें गले लगाकर रो रहे थे। मुझे माफ कर दो चंपा, मैं सो गया, मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। चंपा चाची ने उनके आंसू पोंछे। तुम क्या कर सकते थे? वो शैतान है, पर तुम हो मेरे पास, तो मुझे डर नहीं। उस रात फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट गए। लेकिन गांव में एक नई बात फैल गई। झमनिया अब सिर्फ देखता ही नहीं, हाथ भी डालने लगा है। चंपा चाची के साथ जो हुआ, उसके बाद गांव में डर का माहौल था। औरतें अब अकेले आंगन में नहीं सोती थीं। जहां पहले हर घर के आंगन में अलग अलग चारपाइयां होती थीं, अब औरतें एक दूसरे के घर में इकट्ठा होकर सोने लगीं। मेरी अम्मा भी रोज रात को हमारे घर के आंगन में 4-5 औरतों को बुला लेती। वे सब इकट्ठे बैठती, देर रात तक बातें करती और साथ साथ सोती। बीच में कोई भी अकेले शौच जाने से डरती। लड़कियों को तो माएं साथ लेकर जाती। बच्चों को दूध पिलाते समय औरतें अब और भी सतर्क रहती। वे घर के अंदर जाती, दरवाजे बंद कर लेती और खिड़कियां भी ढक लेती। कोई भी बाहर नहीं झांकता था। लेकिन झमनिया को कहाँ चैन था। वो अब और भी ज्यादा छिपकर देखता। एक दिन गुड्डी चाची अपने कमरे में बच्चे को दूध पिला रही थी। उन्हें लगा कि कोई खिड़की से झांक रहा है। उन्होंने ध्यान से देखा तो झमनिया की आंखें खिड़की की दरार से चमक रही थीं। वो बुरी तरह चीखीं, झमनिया, वो फिर आया है। लोग दौड़े, पर तब तक झमनिया भाग चुका था। इस घटना के बाद औरतें तो और डर गईं। वे दिन में भी अकेले घर में नहीं रहना चाहती थीं। लेकिन इस सब के बीच पति पत्नी के बीच के वो प्यार भरे पल खत्म हो गए। अब पति अलग सोते थे, पत्नियां अलग। कोई भी अकेले में नहीं मिल पाता था। कई पत्नियां अपने पतियों से दूर सोने से दुखी थीं, पर मजबूर थीं। एक रात मैंने बाबूजी और अम्मा को बात करते सुना। अम्मा ने कहा, बहुत तकलीफ होती है तुमसे दूर सो के। पहले तुमसे लिपट के सोती थी, अब अकेले। बाबूजी ने उन्हें दिलासा दी, थोड़े दिन की बात है बहू, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तब फिर से वही बातें होंगी। चंपा चाचा और चंपा चाची भी अलग सो रहे थे। चंपा चाचा ने चंपा चाची से कहा, चंपा, उस रात की बात सोचकर मुझे गुस्सा आता है। उसने हमारे प्यार के पलों को गंदा किया। चंपा चाची ने उनका हाथ पकड़ा। वो क्या कर सकता है भला? हमारा प्यार तो हमारा है। उस रात जो हमने महसूस किया, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। जल्द ही फिर से वैसे पल आएंगे, जब हम साथ होंगे, बिना किसी डर के। भोला और मुनिया पर यह सबसे बुरा असर पड़ा। अब वो रात में नहीं मिल पाते थे। मुनिया अपनी माँ और दूसरी औरतों के साथ सोती थी। भोला रात भर तड़पता रहता। दोनों की मुलाकातें अब सिर्फ दिन में चोरी छिपे कुछ पलों के लिए हो पाती थीं। पर वो प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि और बढ़ गया था। चंपा चाची की घटना को 1 हफ्ता बीत गया था। गांव में सब सतर्क थे, लेकिन झमनिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तभी एक और रात आई, जिसने गांव को हिलाकर रख दिया। वो रविवार की रात थी। पूरा चांद आसमान में था। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। मैं अपनी अम्मा के साथ छत पर सो रहा था। छत से पूरा मोहल्ला दिखता था। रात करीब 2:30 बजे होंगे। मैं गर्मी से तड़प कर उठा तो देखा कि चांद इतना तेज है कि बिल्कुल दिन जैसा उजाला है। तभी मेरी नजर गली में पड़ी। मैंने देखा एक काली परछाई बिल्कुल चुपके दीवारों से सटकर आ रही है। वो हमारे ठीक बगल वाले घर की ओर बढ़ रही थी, जहां राधा भाभी रहती थी। राधा भाभी नई नई ब्याही थी, बहुत सुंदर थी। उनका पति गांव से बाहर काम करता था, तो वो अकेली रहती थी। वो परछाई उनके आंगन की दीवार के पास पहुंची और एक झटके से दीवार फांद गई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने अम्मा को धीरे से उठाया और उंगली से इशारा किया, अम्मा, वो देखो। अम्मा ने देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और खुद धीरे से छत से उतर गईं। मैं छत से ही देखता रहा। अम्मा ने राधा भाभी के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से खटखटाया, राधा, राधा, जाग, जल्दी जाग। उसी वक्त अंदर से राधा भाभी की चीख सुनाई दी, एक लंबी भयानक चीख। फिर एक धमाका हुआ, जैसे कोई दीवार से टकराया हो। फिर चीखें बंद हो गईं। तब तक आसपास के लोग जाग चुके थे। 10-12 आदमी लाठी लेकर पीछे की गली में दौड़े। मैंने छत से देखा,
एक काली परछाई गन्ने के खेत की ओर भाग रही है। आदमी उसके पीछे भागे, लेकिन वो घने गन्ने में गायब हो गया। बस दूर से सरसराहट सुनाई दी और फिर सन्नाटा। मैं भागकर नीचे आया। राधा भाभी के आंगन में भीड़ लग गई। उनकी हालत देखकर सब सन्न रह गए। उनके कपड़े फटे हुए थे, गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे और वो बुरी तरह कांप रही थी। वो बस इतना बोल पाई, वो आया। मैं सो रही थी। उसने मेरा मुंह दबाया। मैं चिल्लाई तो उसने गला दबाने की कोशिश की। वो झमनिया था। उस रात के बाद गांव में मानो आग लग गई। औरतें अब घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थीं। आदमी रात भर पहरा देने लगे। चारों तरफ चर्चा थी, अब झमनिया को सबक सिखाना होगा। राधा भाभी की घटना के बाद गांव में और भी ज्यादा डर फैल गया। औरतें तो पहले ही डरी हुई थीं, अब तो वे दिन में भी अकेले बाहर निकलने से डरने लगीं। भोला को सबसे ज्यादा चिंता थी मुनिया की। झमनिया की नजरें उस पर थीं, ये वो जानता था। वो रात दिन सोचता रहता कि कैसे मुनिया की रक्षा करे। एक दिन शाम को मुनिया अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसके माँ बाप खेत गए हुए थे। तभी झमनिया वहां आ धमका। वो दरवाजे पर खड़ा हो गया और मुनिया को घूरने लगा। मुनिया डर गई, पर उसने हिम्मत न हारी। वो उठी और अंदर जाने लगी। तभी झमनिया बोला, कहाँ जाती है मुनिया? डर किस बात का? मैं तो तुझे प्यार करता हूं, तू मेरी हो जा। मुनिया ने उसे जवाब दिया, दूर रह मुझसे। मैं भोला की हूं और भोला की ही रहूंगी। झमनिया की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। भोला? वो क्या कर लेगा? मैं तांत्रिक हूं, मैं उसे मरवा सकता हूं, तुझे भी मार सकता हूं। मुनिया ने हिम्मत से कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, भोला मुझे बचाएगा। झमनिया हंसा, देखते हैं, एक दिन तू मेरे पास आकर भीख मांगेगी और उस दिन मैं तुझे वही करते हुए देखूंगा जो तू भोला के साथ गन्ने के खेत में करती है। मैंने सब देखा है मुनिया, तू कितनी बेशर्म है, खुले में भोला से चिपकती है। मुनिया के चेहरे पर खौफ छा गया। उसे पता चल गया कि झमनिया ने उसे और भोला को उस रात देख लिया था। वो कांपते हुए अंदर भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। जब भोला को यह पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो झमनिया को मार डालना चाहता था, पर बुजुर्गों ने उसे रोक लिया। धैर्य रख भोला, हम सब मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। राधा भाभी की घटना के दूसरे दिन शाम को गांव के बुजुर्गों ने पीपल के नीचे पंचायत बुलाई। सारे गांव के आदमी इकट्ठा हुए। मैं भी छुपकर सुन रहा था। मुखिया चौधरी जी बोले, अब और नहीं सहा जाएगा, ये झमनिया हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। छंपा चाचा खड़े हुए और बोले, उसने मेरी छंपा को उस रात, हम उस वक्त प्यार में मशगूल थे और वो हमें देख रहा था, उसने हमारे प्यार के पलों को गंदा किया, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। चंपा चाची ने भी कहा, हम औरतें त्रस्त हैं, वो हमें बच्चों को दूध पिलाते हुए भी देखता है, कहीं छिपकर देखता है, हम अपने बच्चों को भी बेखौफ नहीं पिला सकती, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तभी हमारे पड़ोस के काका, जो बहुत समझदार थे, बोले, तांत्रिक वांत्रिक सब बहाना है, वो इंसान है, खून मांस का, उसे डरना चाहिए हमसे। आज रात हम उसे पकड़ कर रहेंगे। भोला खड़ा हुआ और बोला, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा, उसने मेरी मुनिया पर बुरी नजर डाली है, उसने हमें उस रात देखा था जब वो हमारे प्यार के पलों को जानता है, आज उसे सबक सिखा दूंगा। फिर तय हुआ कि कैसे झमनिया को पकड़ना है। पूरे गांव के आदमी 4 टोलियों में बंट गए। एक टोली गन्ने के खेत के पास छुपेगी जहां से वो आता है, दूसरी टोली उसके झोंपड़े के पास, तीसरी टोली गांव के बीचों बीच और चौथी टोली उस घर के आसपास जहां वो आ सकता है। सबसे मजबूत टोली भोला के साथ थी, जो मुनिया के घर के पास छुपी रहेगी, क्योंकि सबको यकीन था कि झमनिया अब मुनिया पर हमला करेगा। औरतों को भी तैयार किया गया। वे रात को चारपाइयों पर लेटेंगी, लेकिन उनके हाथों में लाठियां और हंसिए होंगे। कोई भी हरकत हुई तो वे शोर मचाएंगी। मुनिया को भी तैयार किया गया। वो रात को अपने घर के आंगन में अकेले सोएगी, लेकिन उसके पास एक तेज चाकू होगा। अगर झमनिया आया तो वो चाकू से हमला करेगी और शोर मचाएगी। मैं भी जिद करके बाबूजी के साथ रहा। मैं देखना चाहता था कि इस बार झमनिया कैसे बचता है। रात के करीब 10 बजे से ही सब अपनी अपनी जगह पर छुप गए। मैं बाबूजी के साथ हमारी छत पर था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कुत्तों का कभी कभार भौंकना। लेकिन इस बार गांव में एक अलग ही माहौल था। पति पत्नी अलग अलग नहीं सोए थे। वे सब जानते थे कि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। कई पत्नियां अपने पतियों से चिपक कर बैठी थीं, उनके जाने का इंतजार कर रही थीं।
कुछ पति पत्नी ने आखिरी बार की तरह एक दूसरे को गले लगाया, चूमा और फिर पति अपनी जगह पर चले गए। मैंने अपने बाबूजी और अम्मा को देखा। बाबूजी जाने लगे तो अम्मा ने उनका हाथ पकड़ लिया। सावधान रहना, कुछ हो जाए तो। बाबूजी ने उन्हें गले लगाया और माथे पर चूमा। डरो मत, मैं जल्दी आऊंगा, फिर रात भर तुमसे लिपट कर सोऊंगा। अम्मा शर्मा गईं। जाओ भी, कहाँ की बातें करते हो। चंपा चाचा और चंपा चाची की भी ऐसी ही विदाई हुई। चंपा चाचा ने चंपा चाची को गले लगाया और उनके होंठों पर एक लंबा चूमा लिया। फिर बोले, चंपा जल्दी आऊंगा, फिर वहीं रात दोहराएंगे। चंपा चाची ने उन्हें और करीब खींचा। जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। भोला और मुनिया की भी ऐसी ही विदाई हुई। भोला ने मुनिया को गले लगाया, उसके होंठों पर एक प्यार भरा चूमा लिया और बोला, डरना मत, मैं पास हूं। वो आएगा तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुनिया ने उसकी आंखों में देखा। तुम सावधान रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर वैसे ही मिलेंगे जैसे उस रात गन्ने के खेत में मिले थे। भोला मुस्कुराया, जरूर। घंटों बीत गए। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। चांद अब ढलने लगा था, अंधेरा घना हो रहा था। मुझे नींद आ रही थी। तभी अचानक कुत्तों ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। बाबूजी सतर्क हो गए। उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। हम छत से झांक कर देखने लगे। गन्ने के खेत की तरफ से एक काली छाया निकली। वो झमनिया था। इस बार वो और भी सतर्क था। वो रुक रुक कर चारों तरफ देखता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में त्रिशूल था। वो धीरे धीरे गलियों से होता हुआ मुनिया के घर की ओर बढ़ा। वो उसके घर की दीवार के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, फिर दीवार फांदने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उसने अभी हाथ बढ़ाया ही था कि पास में छुपे 10 आदमी एक साथ उस पर टूट पड़े। भोला सबसे आगे था। पकड़ो, पकड़ो उसे, ये आज मेरी मुनिया को नुकसान पहुंचाने आया था। झमनिया ने त्रिशूल घुमाया, जो भोला के हाथ पर लगा और वहां से खून निकलने लगा। लेकिन भोला ने दर्द सहा और झमनिया के हाथ से त्रिशूल छीन लिया। फिर उसने झमनिया को जमीन पर पटक दिया। लाठियां बरसने लगीं। वो जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी छूटने की कोशिश कर रहा था। उसने चीख कर कहा, छोड़ दो मुझे, मैं तांत्रिक हूं, मैं तुम सबको श्राप दूंगा, तुम्हारे खेत उजड़ जाएंगे। लेकिन उस रात किसी ने उसकी नहीं सुनी। लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। फिर उसे रस्सियों से बांध दिया गया। मैंने देखा, उसकी आंखों में वो चमक अब नहीं थी। वो सहमा हुआ, डरा हुआ लग रहा था। तड़के 3 बजे तक पूरा गांव जाग रहा था। औरतें भी बाहर निकल आईं। उन्होंने झमनिया को देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चंपा चाची ने उसके एक थप्पड़ जड़ा। राधा भाभी उस पर थूक आईं। गुड्डी चाची ने कहा, ये वही है जो मुझे बच्चे को दूध पिलाते हुए देखता था, इसकी आंखें निकाल दो। मगर लोगों ने उन्हें रोक लिया। मुनिया बाहर आई। झमनिया ने उसे देखा तो गिड़गिड़ाया, मुनिया, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मुझे छोड़ दे। मुनिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, तूने बहुत औरतों को तंग किया, तूने हमारे प्यार के पलों को गंदा किया, तुझे सजा मिलनी चाहिए। फिर वो भोला के पास गई। भोला के हाथ से खून बह रहा था। उसने अपनी चुनरी से भोला का हाथ बांधा और उसे गले लगा लिया। तुमने मेरी जान बचाई। भोला ने उसके आंसू पोंछे। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उस रात वहीं उस भीड़ के बीच दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनका प्यार और मजबूत हो गया। सुबह होते होते पुलिस को खबर कर दी गई। 2 पुलिस वाले गांव आए और झमनिया को हथकड़ी लगाकर ले गए। झमनिया के जाने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन असली सच्चाई तो उसके बाद पता चली। कुछ दिनों बाद पुलिस ने बताया कि झमनिया सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, वो कई गांवों में वांछित था। उस पर औरतों से छेड़छाड़, बलात्कार के प्रयास और डरा धमका कर चुप कराने के कई केस दर्ज थे। उसने कई औरतों को अपना शिकार बनाया था और कई माओं को बच्चे को दूध पिलाते हुए देखकर अपनी गंदी वासना शांत की थी। लेकिन उसके तांत्रिक होने के डर से लोग चुप रह गए थे। पता चला कि उसकी तांत्रिक शक्तियां सिर्फ एक दिखावा थीं। वो लोगों को डराने के लिए ऐसा करता था। असल में वो एक आम इंसान था, बस बहुत चालाक और खतरनाक। गांव के लोगों को एहसास हुआ कि अगर वे उस दिन उसे नहीं पकड़ते तो शायद और भी बुरा हो सकता था। और सबसे अच्छी खबर यह आई कि भोला और मुनिया की शादी तय हो गई। उनके घर वाले मान गए थे। दोनों ने साथ मिलकर जो मुसीबत झेली थी, उसने उनका प्यार और गहरा कर दिया था। शादी में पूरे गांव ने हिस्सा लिया। मैंने देखा, जब भोला ने मुनिया के माथे पर सिंदूर भरा तो उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे। मुनिया शर्मा रही थी,
पर उसकी मुस्कान में सुकून था। उस रात शादी के बाद जब भोला और मुनिया अपने कमरे में गए तो मैंने झांक कर देखा। बच्चा था, उत्सुकता थी। भोला ने मुनिया का हाथ पकड़ा, उसके बालों को सहलाया और धीरे से उसके होठों पर चूमा। मुनिया ने आंखें बंद कर ली और उसके सीने से लग गई। फिर वो पल दोहराए गए जो उन्होंने उस रात गन्ने के खेत में बिताए थे, पर इस बार किसी डर के बिना, किसी खतरे के बिना। और कोई झमनिया उन्हें देखने के लिए नहीं था। झमनिया के जाने के बाद गांव में धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। औरतें फिर से खुलकर घूमने लगीं। अब वे बेखौफ होकर बच्चों को दूध पिलाती थीं, खुले आसमान के नीचे, अपने आंगन में। कोई डर नहीं था, कोई छुपकर देखने वाला नहीं था। गर्मियां खत्म हुईं, बारिश आई और फिर सर्दियां। जिंदगी चलती रही और सबसे अच्छी बात यह हुई कि पति पत्नी के बीच के वो प्यार भरे पल फिर से लौट आए। अब वे फिर से आंगन में साथ सोते, एक दूसरे से लिपटकर बातें करते और गर्मियों की रातों का मजा लेते। डर खत्म हो गया था और प्यार फिर से अपनी जगह पर आ गया था। एक रात मैंने फिर से बाबूजी और अम्मा को आंगन में साथ सोते देखा। अम्मा बाबूजी की बाहों में सिर रखे थीं और बाबूजी उनके बालों में हाथ फेर रहे थे। फिर उन्होंने अम्मा के माथे पर चूमा और अम्मा मुस्कुराकर उनसे और चिपक गईं। फिर दोनों धीमी आवाज में बातें करने लगे, कभी हंसते, कभी एक दूसरे की आंखों में देखते।